हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। टुडे वी विल स्टडी अवर टॉपिक कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है इस टॉपिक में? देखो, अब तक हमने क्या पढ़ा है? अब तक हमने पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब या तो हमारे पास किसी सिस्टम पर चार्ज E होगा या 2E होगा या 3E होगा या प्लस माइनस पॉसिबल NE, मतलब Q इक्वल टू, मतलब किसी भी सिस्टम पर जो चार्ज होगा वो E के इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में होगा। बट इन प्रैक्टिस, इन बिहेवियर, इन यूनिवर्स, इन फिजिकल सिस्टम्स, देखो होता क्या है, हमारे पास जो E की वैल्यू है वो कितनी होती है? 10⁻⁻19 कूलम। इट इज मच 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 लो, लेस वैल्यू, बहुत कम वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है। But in physical systems, we will study much more greater value according to this. एकदम बराबर, ठीक है। हम अपनी जो डील करते हैं सारी की सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, वो कूलम्स, माइक्रो कूलम्स या फिर मिली कूलम्स की फॉर्म में करते हैं। और ये तो इतनी छोटी वैल्यू है 10⁻⁻19 की, बहुत ही कम वैल्यू है। सो अगर वहां एक इलेक्ट्रॉन का, हाफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम कम भी लिखते हैं तो एज ए रफ मॉडल या for the calculation simplicity there is any no effect, उस चीज का कोई इफेक्ट ही नहीं आता। तो मतलब ये है कि हम प्रैक्टिस में जो क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस में जो डील करते हैं, बिहेवियर में जो डील करते हैं, फिजिकल सिस्टम में जो डील करते हैं, उनमें E के वैल्यू से बहुत बड़ी वैल्यूज के लिए डील करते हैं, मतलब माइक्रो कूलम्स से मिली कूलम्स के लिए, कूलम्स के लिए डील करते हैं। तो फिर हम चार्ज को क्वांटाइज ना मान करके कंटीन्यूअस नहीं मान सकते हैं, बिकॉज अगर मैं एक जगह लिखता हूँ 5 कूलम और दूसरी जगह लिखता हूँ 4.999 कूलम, दैट इज नो इफेक्ट, ठीक है। तो सिमिलर बात, बहुत छोटी सी चार्ज को हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, इसका मतलब हाफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज को इग्नोर भी कर सकते हैं और ले भी सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को इग्नोर भी कर सकते हैं, ले भी सकते हैं। तो मतलब क्या है, जहां मैं बोल रहा था कि चार्ज E 2E या 3 की फॉर्म में होता है, मतलब क्वांटाइज होता है, तो हम वहां कंटीन्यूअस भी मान सकते हैं चार्ज को ना। तो हम फिजिकल सिस्टम्स के लिए कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। देखो कैसे, अब देखो क्या कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, किसी भी सिस्टम में चार्ज कंटीन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होता है। कंटीन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होता है मतलब जैसे कि मास डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमारे पास कोई एक वॉल्यूम है, मान लिया क्यूब है, और इस क्यूब के अंदर सम मास डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसकी डेंसिटी कैसे लिखते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। सिमिलर चीजें हैं चार्ज के लिए भी। चार्ज भी किसी भी सिस्टम में कंटीन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है और हम उसको कंटीन्यूअस चार्ज ही लेकर के कैलकुलेशन करते हैं, ना कि पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो हम देखो क्या है, तीन तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम यूज करते हैं, या तीन तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। सबसे पहला लीनियर चार्ज, सॉरी वॉल्यूम चार्ज से पढ़ा रहा हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जो सिस्टम है सारे के सारे वो भी तीन तरीके के पॉसिबल है ना, 3D 2D 1D, बहुत पॉपुलर है बच्चे आजकल इससे, 3D 4D 5D आजकल तो बहुत बड़ी है। तो 3D 2D और 1D सिस्टम्स ही पॉसिबल है यहाँ। तो हम उन सब के लिए चार्ज पढ़ते हैं। 3D का मतलब वॉल्यूम होगा, 2D का मतलब एरिया होगा, और 1D का मतलब ओनली लेंथ। तो देखो क्या हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, मान लिया एक ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ भी, सपोज क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्फीयर है, जो भी कुछ मान, ठीक है। इसके एक स्मॉल एरिया में, स्मॉल वॉल्यूम में, सॉरी, ये मैंने एक स्मॉल वॉल्यूम मान लिया और इस वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? dv। d फॉर स्मॉल हो गया, डिफरेंस में पढ़ते हैं, dx इज वेरी स्मॉल सेगमेंट ऑफ x इज नोन एज dx। तो सेम है, वॉल्यूम का एक स्मॉल सेगमेंट कितना है? dv, और इसके अंदर वॉल्यूम कितना है, वो चार्ज कितना है मान लिया इस सेगमेंट के अंदर, dq। तो यहाँ जो चार्ज डेंसिटी होगी, सबसे चार्ज डेंसिटी के फॉर्मूले लिखने की बात ये है,
तो जो यहाँ चार्ज डेंसिटी होगी चार्ज डेंसिटी वो हम 3D में वॉल्यूम के लिए दिखाते हैं रो से, वो होगी चार्ज अपॉन वॉल्यूम, या मैं लिख दूं तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को क्या लिखते हैं हम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या हो गई है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्लियर है। अब देखो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं, देखो क्या लिखूंगा, रो इक्वल टू चार्ज कितना है क्यू अपॉन में वॉल्यूम डीवी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो वेरी स्मॉल सेगमेंट के लिए तो लिमिट v टेंडिंग टू बी 0 फॉर वेरी स्मॉल सेगमेंट, बट कोई जरूरत नहीं है आई थिंक, तो इतने से काम हमारा चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ dq की वैल्यू कितनी हो गई, रो dv, ठीक है। अगर मैं टोटल चार्ज निकालना चाहता हूं तो टोटल चार्ज क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करते थे ना, तो इंटीग्रेट ही करेंगे दोनों साइड में, तो dq का इंटीग्रेशन आ जाएगा q टोटल चार्ज एंड राइट साइड में भी रो d, बट इसकी कोई जरूरत अभी पड़ेगी नहीं क्योंकि हमने इंटीग्रेशन भी पढ़ा नहीं है, तो इसमें यहाँ पे जरूरत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा आता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या सब जगह ऐसी सिस्टम पॉसिबल है जिसका वॉल्यूम निकाला जा सकता है, नॉट पॉसिबल ना। अगर मैं एक पेपर लेता हूं और उस पेपर के ऊपर चार्ज डाल देता हूं, क्या पेपर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, नो, क्योंकि उसकी लेंथ है बट हाइट उसकी बहुत नेग्लिजिबल है, तो हम वहां वॉल्यूम नहीं निकाल सकते ना, तो वहां सरफेस निकाल सकते हैं। तो सरफेस से इस पे चार्ज अगर नहीं है तो उसके हम क्या निकालते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को पहली बात तो हम शो करते हैं किससे, सिग्मा, आधा नया से यूज करते हैं इसको, हम 11th में पढ़ा है ये सिंबल फॉर सरफेस टेंशन टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो सिग्मा सेम वैल्यू यहाँ आएगी, चार्ज अपॉन जहां वॉल्यूम था वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा, फिर टू डायमेंशन का क्या निकाल सकते हैं, पेपर का क्या निकाल सकते हैं, एरिया, क्योंकि हाइट नहीं है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एरिया। सेम थिंग यहाँ पे, जैसे हमारा पूरा पेपर है उसका एक छोटा सा एरिया है, इसकी वैल्यू है dA और इसमें चार्ज कितना है dq, तो जो सिग्मा होगा वो कितना आ जाएगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो चार्ज कितना है dq अपॉन एरिया कितना है dA, तो dq कितना हो जाएगा यहाँ सिग्मा dA, ठीक है। फॉर्मूलाज को यूज करना पड़ सकता है, क्लियर। आगे तीसरा होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कहीं ऐसा भी पॉसिबल है ना तो वॉल्यूम निकल सकता हूं, ना लेंथ निकल सकती है, मान लिया एक थ्रेड ले लिया, धागा ले लिया मैंने, उस थ्रेड के ऊपर चार्ज दे दिया, तो क्या एरिया निकाल सकते हो, नहीं ना, सिर्फ लेंथ है, ब्रेड्थ तो है ही नहीं, मतलब रेडियस तो बहुत स्मॉल है ना उसकी, तो फिर कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते ना, एरिया में नहीं निकाल सकते सही से, तो क्या निकाली जा सकती है इसकी सिर्फ लेंथ। तो यहाँ जो लेंथ मतलब ये हो गया पूरी लेंथ, और इसमें से एक स्मॉल पॉइंट ये हो गया, इसकी लेंथ कितनी हो गई dl, और इस स्मॉल सेगमेंट पर कितना चार्ज है dq। तो यहाँ जो चार्ज डेंसिटी होगी उसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, चार्ज अपॉन लेंथ, जहां चार्ज अपॉन एरिया था वहां चार्ज अपॉन लेंथ, ये आ गया डेंसिटी का। तो यहाँ dq कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन dq इक्वल टू लैम्डा dl। कहीं dq हो जाएगा अगर वॉल्यूम है तो रो dv, अगर कहीं सरफेस एरिया है तो सिग्मा dA, ठीक है। सिमिलरली यूनिट भी लिख सकते हैं अलग अलग, इसकी यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट कूलम, चार्ज की यूनिट कूलम और वॉल्यूम की यूनिट
मीटर क्यूब तो कूलाम पर मीटर क्यूब। इसकी यूनिट क्या होगी? चार्ज की यूनिट कूलाम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होगी? चार्ज की यूनिट कूलाम एंड लेंथ की यूनिट मीटर। तो क्या यूनिट होगी इसकी? कूलाम पर मीटर। क्लियर है? अब देखो ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चन अलग से आएंगे, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी के लिए फॉर्मूला है, गैस का न्यूमेरिकल निकाल दो। हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलाम्स लॉ में भी यूज करेंगे। तो वो कैसे करेंगे देखो, मैं एक छोटा सा पार्ट लेता हूं, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी बट फिर भी बताता हूं इन वन लाइन। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर। ये है ना। अब q की वैल्यू कितनी है वॉल्यूम के लिए? ये है rho dv। मैं इसको लिख देता हूं या फिर dq लिख दो ना, dq इंटीग्रेशन ऑफ dq ना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q की जगह हमने लिख दिया dq, और dq का इंटीग्रेशन है तो dq बाई r स्क्वायर। मतलब r स्क्वायर जो है इंटीग्रेशन के अंदर लेना है, दैट्स ना, वही हमें यूज करना है ओनली दिस। ठीक है, तो ये हमारा पूरा टॉपिक है कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी स्मॉल टॉपिक, नथिंग एल्स, कुछ नहीं पढ़ना। बट ये ध्यान रखना है कि हम जो स्मॉल चार्जेस पढ़ते हैं उसके लिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यूज करते हैं। बट हम जब मच मोर ग्रेटर वैल्यूज के लिए पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, क्लियर है ना? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको मैसेज का रिप्लाई करूंगा आपके, और फिर आपको समझा सकता हूं। ये मेल कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेल का, एपी पेज पर आ जाइएगा, वहां उसका भी लिंक है, वहां बता देंगे। ठीक है, आप एनीवेयर एल्स हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अब देखो हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो ना छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन है इसका, व्हाट चार्ज would be required to electrify a sphere of radius of 25 centimeters so as to get a sphere of charge density of 3/pi कूलम पर मीटर क्यूब। मतलब क्या है? व्हाट चार्ज वुड बी रिक्वायर्ड, मतलब कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा किस चीज के लिए? टू इलेक्ट्रीफाई। इलेक्ट्रीफाई मतलब एक हमें स्फीयर को इलेक्ट्रीफाई करना, मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी का कुछ कांसेप्ट लाना है। स्फीयर ऑफ रेडियस, स्फीयर की रेडियस कितनी दी है हमें? 25 सेंटीमीटर। अगर मैं मीटर में लिख दूं तो ये कितना आ जाएगा? 25 into 10 to the power -2 मीटर। So as to get, मतलब हमें क्या पाना है? स्फीयर चार्ज डेंसिटी। स्फीयर चार्ज डेंसिटी का मतलब स्फीयर है तो 3 डायमेंशन हो गया, ठीक है, तो वॉल्यूम है ऑफ कितनी? इतनी डेंसिटी। तो हम 3 डायमेंशन में वॉल्यूम को डेंसिटी कैसे लिखते हैं? चार्ज डेंसिटी रो से, वो कितनी यूज करनी है? 3/pi कूलम पर मीटर क्यूब। क्लियर है? हमें ये बताना है। ओके, हमें निकालना क्या है? व्हाट चार्ज रिक्वायर्ड, हमें क्यू निकालना है। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या है? रो इक्वल टू dq अपॉन d, या q अपॉन v में सिंपली लिख सकता हूं। हमें q निकालना है तो यहां से इंप्लाइज दैट q इक्वल टू कितना हो गया? रो इनटू v। हमें रो दिया है सीधे सीधे कितना? 3/pi इन mks यूनिट्स कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से मैंने वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना होगा स्फीयर का? अगर मैं स्फीयर का वॉल्यूम लिखता हूं तो v इक्वल टू 4/3 pi r क्यूब। मैं तो कैपिटल r से डिनोट कर दूं तो ज्यादा अच्छा है। तो 4/3 pi r क्यूब, ये वैल्यू आ रख दूं मैं, तो 4/3 pi और मल्टीप्लाई बाय r क्यूब, r की वैल्यू लेते हैं यहां से, तो 25 into 10 to the power -2 का
क्यूब इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, पाई से ये पाई कैंसिल आउट, तो 4 इंटू इसका क्यूब। इस क्यूब को मैं कुछ ऐसे लिख लेता हूँ आसानी की कैलकुलेशंस को करने की कुछ ट्रिक्स यूज करो ऐसे ऐसे करके। 125 यहाँ लिख दिया और 225 को मैंने ऐसे लिख लिया और 10 टू द पावर कितना हो गया -2 के 3 से मल्टीप्लाई किया तो -6। अब देखो ये कितना हो गया, ये तो हो गया 100, ये कितना हो गया 625 625 10 टू द पावर -6। ठीक है, अब देखो इस 100 को इसमें ले गया मैं तो कितना हो गया 625 10 टू द पावर -4। ठीक है, अब ये हो गया 6.25 10 टू द पावर -2 कूलम। ठीक है, पॉइंट 2 डिजिट इधर ले गया मैं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओनली फॉर्मूला बेस्ड है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो नहीं है लेकिन अच्छा है, मुझे अच्छा लगा तो मैं करा दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है द spherical cell है, spherical cell has radius 0.5 meter radius. What will be the charge on it when it has a uniform charge density? यूनिफॉर्म वर्ड लिखना, यूनिफॉर्म मतलब कंटीन्यूअस, ठीक है, मतलब सेम वैल्यू, सिमिलर है सारी कंडीशंस। चार्ज डेंसिटी 0.5 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन, एक स्फेरिकल सेल है ना कि स्फीयर है। स्फेरिकल सेल्स का मतलब हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर का मतलब अंदर से खाली है बाहर मटेरियल है। तो चार्ज कहां जाएगा, जहां मटेरियल होगा। हमेशा किसी पार्टिकल को करते चार्ज होता है, तो पार्टिकल्स कहां लगे हैं इसमें, स्फीयर की सरफेस पर लगे ओनली, बाहर के साइड, आउटर साइड। ठीक है, तो स्फेरिकल सेल का मतलब हॉलो स्फीयर है और उसका हम वॉल्यूम नहीं निकालेंगे क्योंकि चार्ज का ओनली बाहर है ना, सरफेस पर है, तो हम उसका सरफेस एरिया निकालेंगे। क्लियर? तो और रेडियस कितनी है उसकी 0.5 मीटर। व्हाट विल बी द चार्ज ऑन इट, हमें क्यू निकालना है, कैलकुलेट करना है। व्हेन इट हैज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, एक 2 डायमेंशन है, एरिया निकाल पा रहे हैं, इसीलिए कूलम पर मीटर स्क्वायर दिया है। क्लियर? और चार्ज डेंसिटी कितनी दी है, सिग्मा दी है 2 डायमेंशन को, हम सिग्मा में लिखते हैं माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे ज्यादा बेटर है, बट छोड़ो इसी में चल जाएगा, माइक्रो कूलम में आंसर आ जाएगा। देखो क्या होता है फार्मूला, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। यहां पर ए कितना हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा स्फीयर का सरफेस एरिया, क्योंकि स्फेरिकल सेल है ना, तो स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr²। तो हमारे पास क्यू की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा मल्टीप्लाई बाय 4πr², सिग्मा की वैल्यू रख देंगे 0.5 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर में एज यूनिट लिखा, ठीक है, 4π ऐसे के ऐसे ही, आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे 0.5 का स्क्वायर और मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यूनिट हमें माइक्रोकूलम मिलेगी ना। तो 4π यहाँ से आ गया, 0.5 यहाँ से आ गया और 0.5 का स्क्वायर हो गया 0.25, इतने माइक्रोकूलम। 0.25 और 4 कितना हो गया 1, 25 चौक 100। ठीक है, तो 1 हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 0.5 पाई माइक्रोकूलम या फिर पाई बाय 2 माइक्रोकूलम। इन टर्म ऑफ पाई मैंने लिख दिया है, अगर तुम्हें लिखना है 3.14 ले लेंगे और उनका कैसे बना लेंगे, अगर लिखना है तो मैं लिख देता हूं 3.14 इसका पाई की वैल्यू होती है और 2 तो ये आ गया 1.57 माइक्रोकूलम। दैट्स द आंसर। कीजिएगा इस तरीके के क्वेश्चंस, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो हमें कांटेक्ट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, फेसबुक पेज एंड ईमेल है, उस पर क्लिक कर सकते हो, उसको मैसेज कर सकते हो पर्सनली, या फिर जैसे भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वहां बता सकते हो।
और प्लीज बने रहिएगा चैनल पर। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स करेंगे जो अच्छी प्रॉब्लम्स हैं अदर पर्पसेस के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।